हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। अभी आप लोगों ने कल अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सॉल्व किया होगा, परीक्षा दी होगी। डेफिनेटली आपके अनुभव मिले जुले होंगे, क्योंकि ये जो कल का पेपर हुआ है उस पेपर में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो बहुत ही गहराई वाले क्वेश्चन थे। सामान्य तौर पर ऐसे क्वेश्चन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सेट करने वाले जो टीचर थे उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया। तो डेफिनेटली हमको एक सीखने को मिलता है कि पूरी किताब को हमको एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, तब हम इन प्रश्नों का उत्तर हल कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने इस तरह से आया हुआ था। इसके कुछ निर्देश थे, 3 घंटे का पेपर था, 80 नंबर के थे, कुल 23 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। निर्देशों को आपने भली भांति पढ़ा होगा, इसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ा होगा और क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आपने इसको हल किया होगा। हल करने के बाद अब आपके दिमाग में उत्सुकता होगी कि आखिर इसके आंसर क्या होंगे। आप लोगों ने उनको मैच करने की भी कोशिश की होगी। चलिए मैं आप लोगों को उसके मॉडल आंसर देने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग मिलाकर देखिएगा कि आपका पेपर कैसा गया। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। सही विकल्प चुनिए। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र, तो जो निवल बोए गए क्षेत्र होते हैं उसमें बात आती है पंजाब और हरियाणा की। हमने पढ़ा हुआ है इसको, इसलिए हम बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे सकते हैं गा, पंजाब और हरियाणा। इस प्रश्न में कहीं कोई गड़बड़ी भी नहीं है, चूँकि पंजाब हरियाणा ये ऐसे प्रदेश है जहाँ पर हम खेती के बारे में बात करते हैं, तो वह सकारात्मक जवाब ही आता है। 10% क्षेत्र में वो अरुणाचल प्रदेश वगैरह का एरिया आता है, जहाँ पर बोए गए क्षेत्र का 10% एरिया आता है मात्र, ठीक है ना। अब ये जो प्रश्न क्रमांक 2 है, ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, एक एले समतुल्य है। इस प्रश्न को हल करने के साथ आप अपने आप को यूपीएससी का एस्पिरेंट्स भी महसूस कर सकते हैं। मतलब आप ये फील कर सकते हैं कि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी नहीं, आप आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले एक एस्पिरेंट्स हैं। फील कर सकते हैं, हालांकि आप हैं 10वीं के विद्यार्थी, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वह उस लेवल पे जाता है। तो इसमें जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्रैंकफर्ट में एक एले बराबर क्या है, मेंस में कितना है, न्यूरेमबर्ग में कितना है और फ्राइबर्ग में कितना है। आपकी किताब में सही लिखा है, लेकिन इस प्रश्न में एक ही मात्र सही है। तो ये बहुत बारीकी से, बहुत कीनली आपको ऑब्जर्व करते हुए, रटे हुए होना चाहिए, तब आप इस प्रश्न का उत्तर हल कर पाएंगे। मुझे भी इस प्रश्न का आंसर एक बार में क्लियर नहीं था, इसके लिए मैंने किताब का सहारा लिया था। डेफिनेटली आप लोगों को भी याद नहीं रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें देना होगा। जिन बच्चों ने इसका आंसर घा 53.5 सेंटीमीटर लिखा है, वो भी फ्राइबर्ग एरिया में, उनका उत्तर सही होगा, यानी एक एले समतुल्य है फ्राइबर्ग के अनुसार। अब हो सकता है आपको अगले पेपर में यानी प्री बोर्ड वगैरह में ये पूछा जा सकता है कि मेंज में एक एले के बराबर कितना मान होता है, और अलग अलग वैल्यू दे दें। भाई पूछने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास आता है, श्रीलंका के जातीय समुदाय में सर्वाधिक परसेंट किसका है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम हल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में सिंघाली लिखा है, एक्चुअल में ये सिंहली आएगा, गा उत्तर आएगा। सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य, यह आपको किताब में नक्शे में दिखाई देगा। जब आप मानचित्र को देखेंगे उसमें, तो मानचित्र में आपको दिखाई देगा कि सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो मेघालय में 941 से अधिक वाला जो हल्का सा बैगनी कलर वाले एरिया में है, वो क्षेत्र जितने हैं उसके अंतर्गत आएगा, तो उत्तर आएगा घा, मेघालय। 5वां हम देखते हैं इसके बाद, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। इसको अगर हम देखें तो यदि 3 ऑप्शन देखते हैं, सहकारी बैंक, सहकारी समिति और नियोक्ता, तो ऊपर के 2 ऑप्शन का और खा औपचारिक स्रोतों में विशुद्ध रूप से शामिल हैं और नियोक्ता अनौपचारिक स्रोतों में आता है। रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है, लेकिन डायरेक्ट वह ऋण, जो कर्जदार है जो ऋण लेने गया है, उसको सीधे बैंक, रिजर्व बैंक कर्ज नहीं देता, वह है औपचारिक स्रोतों के ऊपर नज़र रखता है, उनको कंट्रोल करता है, इसलिए हम रिजर्व बैंक को भी हटा देते हैं। उत्तर आएगा गा, नियोक्ता। कोपरा का संबंध 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम से है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में 1988 में लागू किया गया था, उसी ने यह पहला प्रस्ताव लेकर आया था। हथियारबंद आदिवासी संघर्ष 1924 में समाप्त हुआ। ये आंध्र प्रदेश के गुडेम जो क्षेत्र था उसमें हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी के बाद इसको समाप्त घोषित कर दिया गया था।
BMI खालिस्तान का मापक है। आपकी किताब के अनुसार अगर हम देखते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स जो है एक्चुअल में आपके शरीर के द्रव्यमान को दर्शाता है, लेकिन शरीर के द्रव्यमान को दर्शाता ज़रूर है, उसका निकालता उसको ज़रूर है, इसका पूरा मेजरमेंट करने के बाद शरीर के द्रव्यमान के बारे में बात दिखलाता है, लेकिन एक्चुअल में यह पोषण आपके स्वास्थ्य और पोषण का मापक है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका पोषण क्या है, उस स्थिति को ये दर्शाता है। काफ़ी लोग इसको भार का मापक भी कह सकते हैं, तो भार का मापक किलोग्राम होता है, ध्यान रखिएगा, BMI नहीं होता। वजन का मापक किलोग्राम होगा, किसी भी चीज़ का वजन आप किलोग्राम में मापते हैं, BMI में नहीं। BMI पोषण यानी स्वास्थ्य और पोषण को मापने का मापक है। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून भारत में सन 2005 में लागू हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मैग्नेटाइट लोहेस्क में लोहांश 70% है, ये भी ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना, ये आपको किताब में लिखा नहीं मिलेगा। इतिहास की किताब जब आप देखेंगे तो उसमें एक चित्र बना हुआ है मैजनी का, तो मैजनी और गैरीबाल्डी के चित्र के नीचे लिखा हुआ है कि सन 1833 में मैजनी और गैरीबाल्डी ने यंग यूरोप की स्थापना 1833 में की थी। किताब के अनुसार 1833 सही होगा। हाँ, आप गूगल वगैरह करेंगे तो सन अलग अलग हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारी टेक्स्ट बुक में 1833 है तो हम उसी को सही मानेंगे। इसके बाद हम सही जोड़ी पे जाते हैं। जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, इसको बनाया था। सिटी एरिया फोर्ट इल्तुतमिश इसके अंतर्गत आ रहा है। अफ्रो अमेरिकी टॉम स्मिथ, ये एक ओलंपियन थे। टॉम स्मिथ, मैक्सिको के ओलंपिक वाले अध्याय को जब हम देखते हैं तब हम पाते हैं कि अफ्रो अमेरिकी दो ओलंपियंस थे, टॉम स्मिथ और कार्लोस, तो उसमें से टॉम स्मिथ एक था। बहुराष्ट्रीय कंपनी नाइकी, जिसके शूज़ वगैरह, बैग, टी शर्ट्स इत्यादि आते हैं ना आप लोग, वह है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट बांगरी मथाई, ये एक महिला है, इनके द्वारा शुरू किया गया था साउथ अफ्रीका में। रेड होल मतलब संकीर्ण लंबी सुरंग जो कोयला निकालने के लिए उपयोग की जाती है, वह कहलाती, खनन के लिए इसमें इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करना कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का नाम तृणमूल कांग्रेस। एक्चुअल में 1998 में इसका गठन हुआ था। इसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता 2016 में प्राप्त हुई थी, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है आपको, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की अगर बात आती है तो TMC तृणमूल कांग्रेस आप लिख देंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विभाजन का आधार उद्यमों का स्वामित्व होता है। सन 1813 में फ्रांस से लौटते हुए नेपोलियन को किस रूप में दर्शाया गया है? तो आप उस चित्र का क्वेश्चन बनाया गया है, डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। राइन का डाकिया बताया गया, उसमें राइनलैंड का डाकिया। 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के सबसे बड़े औपनिवेशिक क्षेत्र का नाम बताइए। इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए आप, ये औपनिवेशिक क्षेत्र 19वीं सदी के अंत में है और सबसे बड़ा क्षेत्र फ्रेंच कब्जे वाला है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये बना हुआ है निशान ब्लू कलर में और ये आपको दिखा रहा है फ्रेंच में। अब फ्रेंच वाला एरिया कौन सा कहला रहा है? ये कहला रहा है पश्चिम और उत्तर का भाग। तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका या पश्चिमोत्तर अफ्रीका कह सकते हैं, या इसको हम फ्रेंच अफ्रीका भी कह सकते हैं, लेकिन इसके संदर्भ में कोई नाम स्पष्ट नहीं किया गया है। इसका आंसर आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, पश्चिमोत्तर अफ्रीका, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका या फ्रेंच अफ्रीका, सभी चीज़ें मान्य होंगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर पश्चिमोत्तर अफ्रीका आपके लिए बताया हुआ है, लेकिन किताब में यह उत्तर आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी खोज लें आपको सर्च नहीं आएगा। ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप उस पाठ को पढ़ के अपनी समझ को विकसित करते हैं, तब इनके उत्तर आप लिख सकते हैं। 1764 कताई प्रक्रिया में उपयोगी होने वाली मशीन स्पिनिंग जेनी, जो कि जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी। अंडमानी टील जो है वो जाति प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं के सामान्य क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अंडमानी टील जो है वह एक स्थानिक प्रजाति का जीव है जो कि केवल विशेष क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी यह प्रश्न असत्य हो जाता है। इसके बाद दूसरा, सरदार सरोवर बांध परियोजना से गुजरात के 173 गांव और 9490 कस्बे लाभान्वित हुए। असत्य है। अब असत्य इसलिए है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी जो प्रश्न निर्माता हैं उनके द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि विद्यार्थियों के द्वारा एक एक चीज़ को इस तरह से रटा गया होगा कि अगर उन्होंने
गांव को जगह कस्बे और कस्बे की जगह गांव कर दिया है और आप लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया। यानी इस प्रश्न को पढ़ने के बाद मैं एक बार फिर आपको एहसास कराऊंगा कि आप कक्षा 10वीं के नहीं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स फील कर सकते हैं। यह असत्य है क्योंकि यहाँ पर संख्या बदल दी गई है। 173 गांव की जगह कस्बा हो गया है और कस्बे की जगह गांव हो गया है, इसलिए दूसरा असत्य होगा। तीसरा, ब्रिटेन में भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ लागू किया। सत्य है यह। देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई को युद्ध के समान स्थिति जो बनती है उसको शीत युद्ध कहते हैं। असत्य, उसको हम गृह युद्ध कहते हैं। जनसंघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहते हैं। बिल्कुल सत्य है। अर्थव्यवस्था जो भारत की है उसको मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। असत्य, उसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं 2-2 अंक के प्रश्न आते हैं। तो ये सरल प्रश्न है। ह्यूमस किसे कहते हैं? जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। मृदा संरक्षण के 2 उपाय, तो यह 4 उपाय आपको लिखे हुए, 4 में से कोई भी 2 आपने लिख दिए होंगे या आपको और जानकारी हो जो सामान्य उपाय हों उनमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। UNCED जो है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी पृथ्वी सम्मेलन इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं। UNCED से आप क्या समझते हैं? यह है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन है, जिससे के माध्यम से एजेंडा 21 की रूपरेखा तय की गई थी। नवीकरण अनवीकरण योग्य संसाधनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सुभेद्य जातियाँ, टाइगर प्रोजेक्ट, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, ये सब बहुत सामान्य प्रश्न हैं, इनको आप लोग हल कर चुके होंगे। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखिए, रोपण कृषि जब नाम आता है तो रोपण का अर्थ होता है प्लांट करना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए जैसे धान के रोपा लगाते हैं ना, वो रोपा नहीं कहलाएगा ये। रोपण कृषि मतलब एक ही प्रकार की नगदी फसल लगाई जाती है, वह कहलाती है रोपण कृषि, अर्थात प्लांटेशन खेती। तो उसकी 2 विशेषताएं पूछी मैंने, यहाँ पर 4-5 विशेषताएं दी हैं, कोई भी 2 विशेषता लिखकर आप पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। झूम खेती के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि जंगल जो रहता है उसको काट दिया जाता है और जंगल को काट के जो जंगल के जो कटा हुआ हिस्सा होता है, कटा हुए भाग अवशेष होते हैं, लकड़ी को जला दिया जाता है। ठूंठ वगैरह जो रहते हैं उनको जला देते हैं और मैदान बन जाता है। उस मैदान को खेती के रूप में 2-3 साल इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद फिर नया जंगल काटने चल देते हैं। यही कहलाती है झूम खेती। एक्चुअल में जब आदि मानव नया खेती करना सीखा था तब वह इस तरह की खेती किया करता था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। भारत की एक खाद्य फसल, उसके अनुकूल परिस्थितियाँ, एक अखाद्य फसल। तो यहाँ पर गेहूँ के बारे में मैंने आपको बताया है। जैसे भारत की खाद्य फसल है गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन है, तो यहाँ पर चावल जो है ये खरीफ की फसल है, इसके बारे में आपको बताया है। चाहे तो आप गेहूँ जो रबी की फसल है उसका विवरण दे सकते हैं। फिर कपास के बारे में अखाद्य फसल के रूप में दर्शाया है। ये सरल है, आपको सामान्य तौर पर आप इसको हल कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे कोई प्रश्न मेरे को नहीं दिख रहे हैं जिसमें आपको समझाना पड़े। एफ्रो अमेरिकी शब्द, अमेरिका में रहने वाले वे नागरिक जिनके वंशज अफ्रीका से आकर बस गए थे उनको एफ्रो अमेरिकी कहते हैं। अश्वेत शक्ति आंदोलन मतलब 1966 में आंदोलन शुरू हुआ और 1975 तक चला। नस्लवाद विरोधी आंदोलन था और इस आंदोलन को चलाने वाले लोग हिंसा का सहारा भी लेते थे। वैश्वीकरण, उदारीकरण, इन चीज़ों को आपको इसमें दिया गया है। यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहिए, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उसको डाउनलोड करिएगा और उससे आप लोग अपने क्वेश्चंस मिला लीजिएगा। तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है आपका ये पूरा प्रश्न पत्र, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया? तो उसका मुख्य कारण ये था कि सूरत बंदरगाह पर भारतीय व्यापारियों का दबदबा था और जब यूरोपीय कंपनियां भारत आई तो यूरोपीय कंपनियों का भारतीय संसाधनों पर, भारत के राज दरबारों पर दबदबा हो गया और उनका दबदबा हुआ तो वे लोग सूरत और हुगली जैसे बंदरगाह जहां पर भारतीय व्यापारियों का दबदबा था वहां नहीं जाना चाहते थे। वो उन्होंने नए सेंटर डेवलप कर लिए और इसलिए उन्होंने बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए व्यापारिक बंदरगाह बना लिए और जब ये बने तो सूरत और हुगली यूरोपीय कंपनियों के दबदबे के आगे हाशिए पर चले गए। अब लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था? तो फिनिशिंग सेंटर इसलिए कहा जाता था क्योंकि कपड़ा जो है अपनी पूरी फॉर्मल पोजीशन, प्राथमिक जो फॉर्मेशन कंडीशन है उससे गुजरने के बाद अंत में
उत्पाद बनने के लिए लंदन जाता था, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहते हैं। जैसे शर्ट बनना है तो शर्ट के लिए धागा कहीं और बनता था, धागा का कलर कहीं और होता था, धागा को समेटा कहीं और जाता था, और कलर होने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद फिर वो पहुंचता था लंदन, और लंदन में उसको कंप्लीटली फिनिश करके एक शर्ट या पैंट का रूप दिया जाता था, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहते हैं। 16वां क्वेश्चन, परंपरागत स्रोतों का वर्णन आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको हम आपको डिटेल से बताने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, आप लोग ये सब याद कर सकते हैं। फिर वही कहूँगा कि यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक दी गई है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में हम यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नक्शे को देखते हैं, मानचित्र को देखने का प्रयास करते हैं कि मानचित्र में क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए देखते हैं कि मानचित्र क्या पूछ रहा है। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का बहुत बड़ा प्रश्न है, इसमें आपको 4 पॉइंट्स लिखना है, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना है, 10-12 पॉइंट इसलिए दे दिए ताकि आपको पॉइंट्स याद हो जाए तो आप उनको लिख सकें। बाकी केवल 4 पॉइंट लिखेंगे तो 4 अंक मिल जाएंगे। बहुत लंबा लेख मैंने आपके लिए लिखा है, इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्नोत्तरों में। तो एशियाई सिंह की प्राकृतिक निवास क्षेत्र कहाँ पर है? ये गुजरात का गिर एरिया है। यहाँ पर झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, सर्वाधिक कपास उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है, कच्छ की खाड़ी ये दिख रही है हमको, ये जो कच्छ की खाड़ी है ये पॉइंट यहाँ पर दिखना चाहिए, दिखता है, ये कच्छ की खाड़ी वाला हिस्सा होता है ये। इसके बाद हम देखते हैं सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल और अरब सागर यहाँ पर स्थित, ये पूरा हिस्सा जो है ये अरब सागर कहलाता है। इस तरह से यह प्रश्न, इस तरह से इस प्रश्न पत्र के मॉडल उत्तर आपके सामने मैंने लेकर आए। डेफिनेटली यदि किसी प्रश्न में कोई कन्फ्यूज़न हो तो अपने क्लास टीचर से आप कंसल्ट करिए, आपस में भी ग्रुप डिस्कशन कीजिए, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहा है तो ई क्लासेस बाय मनीष सर के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ई क्लासेस बाय मनीष सर के वीडियोज़ को आप खूब देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपको धन्यवाद के साथ मैं यहीं पर आपको छोड़कर चलता हूँ। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।